when light ray passes from rarer medium to denser medium, from rarer medium to denser medium, from rarer medium to denser medium, then bending of light occurs towards the normal, और ये वाला ड्राइंग करो, ये वाला ड्राइंग करो। बुलाना है bend away from the normal, bend away from the normal, bend away from the normal. ऊपर वाला ये वाला ड्राइंग करो। और मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए लाइट रे का स्पीड मीडियम में चेंज हो जाता है और साथ ही साथ उसको फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग सभी जगह पे देखते हैं, जैसे ग्लास में, पानी में, वाटर में, ठीक है, तुम्हारा एयर में, सभी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? व्हेन एनी लाइट रे passes from one medium to another, then it bends या it deviates from its path, डेविएट मतलब होता है विचलित होना, जिस जगह पे जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उस डायरेक्शन से चेंज हो जाना, डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपने पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना मतलब प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो जिस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना है उससे वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और लाइट रे का यही डेविएट होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कंपलसरी चीज है, उसको मीडियम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर मीडियम को चेंज नहीं करेगा तब तक लाइट रे अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। एयर में है तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, वाटर में है जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। एयर से वाटर गया तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं एयर, और एयर के नीचे रख देते हैं अपन ग्लास। तो ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर, और ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। अब एक हम लोग बना देते हैं नॉर्मल,
और लाइट रे को इस पे कर देते हैं इंसिडेंट। ये हो गया इंसिडेंट रे PQ, ये सरफेस हो गया AB और ये MN हमारा क्या हो गया नॉर्मल। तो लाइट रे जब PQ इंसिडेंट होता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड होगा? क्योंकि रेयर से किस पे जा रहा है? डेंसर में। और डेंसर में जा रहा है तो क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे उसके फैलने के लिए उसके पास जगह नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर तक क्लोजली पैक्ड है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये वाला लाइट रे को अपन क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे अपन? रिफ्रैक्टेड रे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल। 90 डिग्री का लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये हमारा क्या इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके किसके बीच में बना एंगल ऑफ इंसिडेंस? बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और किसके बीच में बना? नॉर्मल के बीच में बना। यहां तक क्लियर है? और R क्या कहलाएगा? यहां पे जो बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच में बना? बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है कि नहीं है? हो गया। अब इसके लॉज क्या क्या बनेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहीं से पढ़ लेते हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एक ही पॉइंट पर है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन। दोनों में यही डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले पॉइंट में इन अ सेम प्लेन। प्लेन क्या होता है? जो दो एक्सिस से मिलकर बने, उसमें एक ही प्लेन में चला जाता है, ऊपर ही ऊपर हो जाता है, साइड ही साइड हो जाता है, नीचे ही नीचे हो जाता है, इसलिए उसमें सेम प्लेन नहीं दिखते। लेकिन इसमें चूंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये दोनों मिलकर इतना बड़ा प्लेन बना रहा है, तो इस प्लेन में जो मोशन करेगा वो क्या होगा? एक ही प्लेन पे रहेगा। प्लेन है ना? ये प्लेन है। यहां से लाइट ले आया, इधर चला गया, अभी भी प्लेन के अंदर ही चाहिए। लेकिन अगर मैं ड्राइंग ऐसा बना तो ये प्लेन नहीं हुआ, नीचे नहीं जा पा रहा है, अभी एक ही साइड हो गया ना। तो ये एक ही पॉइंट पर तो है लेकिन प्लेन में नहीं है। लेकिन ये एक ही पॉइंट पर भी है और एक ही प्लेन में भी है। इस चीज को याद रखना। तो इसका पहला पॉइंट यही बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन। सेकेंड पॉइंट, इफ अ मोनोक्रोमेटिक, हिंदी में बोलते हैं एक वर्णी, बेसिक लैंग्वेज में सिंगल लाइन, एक ठो लाइन। क्लियर है? इफ अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट passes from one medium to another, from one medium to another, then ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equal to constant. This law is called Snell's law. Snell's law. क्लियर? सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, और कितना रो लाइट रे ट्रेवल करता है? एक। जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ये प्रैक्टिकल भी है। कांस्टेंट मतलब जैसे अगर हम क्लास स्लैब के लिए करते हैं तो 1.5 आता है, अगर हम ब्रिज में के लिए करते हैं तो लगभग 1.9 आता है, अगर हम लोग क्या करते हैं तुम्हारा उसके लिए करते हैं डायमंड के लिए करते हैं तो 2.05 के आसपास आता है। तो वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन बेसिक क्या बोलता है सेकेंड वाला कि अगर सिंगल लाइट को किसी कांच में पास करवाया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। और उस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू। किससे डिनोट करते हैं? म्यू। सिंबल यू बना के उसका हल्का सा ये, या सीबीएसई में इसको डिनोट करता है एन से, स्मॉल एन। स्मॉल एन कहीं पे दिया रहेगा तो वो भी तुम्हारा क्या है? स्नेल्स लॉ है, कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ पर तक? छत्तीसगढ़ की बुक में म्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक बार अभी पेपर आया था 2022 में, उसमें एन करके प्रूव करने के लिए दे दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एन दिया है तो भी हमारा वो म्यू है। क्लियर है यहाँ पर तक? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हुआ। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर है और एक ही प्लेन पर है। दूसरा पॉइंट, अगर सिंगल लाइट को पास करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू का रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, साइन आई और साइन आर का जो डिवाइड होता है किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट। और इस लॉ को किसने दिया था? स्नेल नामक साइंटिस्ट ने। इस लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्लियर यहां पर तक? ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही भी फॉर्मूला है, प्रिज्म नहीं, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला है। क्या? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर यहां पर तक? चलो नोट करो, पॉज करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी जो हम लोग किए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना वो एंगल के बेसिस पे था, बट एक्चुअल में क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इन सेकेंड मीडियम is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दो मीडियम ले लेते हैं, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल लेते हैं और लाइट की स्पीड निकालने का उसका रेशियो निकालते हैं, तो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्रैक्टिकल है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in first medium upon speed of light in second medium। दोनों मीडियम का अलग अलग हम क्या निकालेंगे? लाइट का स्पीड निकालेंगे और लाइट का स्पीड निकालने के बाद अगर उसका रेशियो निकाला जाता है तो वो रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक? क्लियर? ग्लास स्लैब का एक प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा सा समझना इसको। ये ग्लास स्लैब है, ये हमारा एक नॉर्मल बना है, ये एक एंगल ले लिए, इधर एक नॉर्मल बन जाता है और इस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने के लिए मिलता है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ भी एक रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे कट करता है, यहाँ से डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट कट करता है यहाँ से डिस्टेंस, ये क्या निकाल लेते हैं? इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक? अब ये जो डिस्टेंस निकाले, हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर है, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर आया? 2 सेंटीमीटर। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये एक स्पीड हुआ एयर का। यहाँ जो स्पीड निकलेगा वो किसका निकलेगा? ग्लास।
कितने सेकंड के लिए निकाल रहे हैं मान के चलते हैं 1 2 3 4 5। तो स्पीड एयर में स्पीड क्या आएगा 3/1 सेकेंड, ग्लास में स्पीड क्या आएगा 2/1 सेकेंड। अगर मैं 10 सेकंड के लिए निकालूंगा तो आखिरी में तो कट ही जाना है दोनों को, तो एक ही सेकंड के लिए निकाले, क्यों पंचायती करेंगे जबरदस्ती। हो गया। तो ये क्या निकला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ क्या निकला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फिर दोनों का हम रेशियो निकाल देते हैं, कितना है ये क्या कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रैक्टिकल है, क्लियर। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कितना डिग्री बना है 30 डिग्री, यहाँ कितनी डिग्री बना है 25 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, तो अभी हम पढ़ गए sin 30 अपॉन sin 25। इसको भी करके देखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए। अगर 1.5 पाया तो हमारा प्रैक्टिकल सही है, 1.5 नहीं आया तो हमारा प्रैक्टिकल गलत है, या हमारा गणित गलत है, हमको मैथ्स नहीं आता है। ठीक। और इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो हमारे चाचा वाचा तो लगते नहीं है, पेपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देंगे, तो हमको किससे निकालना पड़ेगा, स्केल तो देंगे ना, स्केल से मेजर करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए, ये तो पता है चलो 1/2 0.5, लेकिन ये कौन बताएगा 25 डिग्री का तो नहीं जानते हम, तो नहीं जानते इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, हम इसके यूज से निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं है। बट ये जो प्रैक्टिकल है वो 10th में, और इसका प्रैक्टिकल 12th में, क्योंकि 12th के बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाता है फिजिक्स में, तो हमको इस फार्मूला से निकालने के लिए प्रैक्टिकल में बोला जाता है। 10 12 दोनों में ऐसे हम प्रैक्टिकल, लेकिन ये सर्कल वाला जो प्रैक्टिकल है वो 10th है, और सर्कल हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा 12th। सर्कल क्यों लगाया हमने, क्योंकि जिस पॉइंट पे काटेगा उससे आपको परपेंडिकुलर खींच के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकाले ना ये। ठीक। और अगर मैं इस सर्कल को हटा दूं तो डिस्टेंस फिर कहां से निकलेगा, अनलिमिटेड इसको खींच दो, अनलिमिटेड इसको खींच दो, बहुत सारा डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही सर्कल इस पे टच किया तो हमको यहाँ टेंजेंट मिल रहा है, ये यहां से निकलेगा। क्लियर है यहाँ पर। ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और दोनों मीडियम की लाइट का जो स्पीड निकालते हैं और उस स्पीड का रेशियो निकाला जाए तो वो क्या कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, म्यू। स्पीड को किससे डिनोट करेंगे v1, और एक स्पीड को किससे डिनोट करेंगे v2। क्लियर है यहाँ पर। तो फार्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पढ़ने से पहले समीर मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा, पॉज कर दे उसको, अब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। When refractive index is calculated with respect to vacuum, then it is called absolute refractive index। इसको बोलते हैं निरपेक्ष और इसको बोलते हैं सापेक्ष। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब लाइट रे को वैक्यूम से ग्लास, वैक्यूम से एयर, वैक्यूम से वाटर, मतलब पहला मीडियम कंपल्सरीली क्या रहेगा वैक्यूम, और लाइट रे को वैक्यूम से ट्रांसफर करके हम एयर में लेके जाए, ग्लास में लेके जाए, वाटर में लेके जाए, कि कहीं पे भी लेके जाए, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम के कंपैरिजन में निकाला जाता है तो वो क्या कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू इज इक्वल टू आंसर आता है C अपॉन V। क्या आता है C अपॉन V, जहां C क्या बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो डेफिनिट है, वो चेंज ही नहीं होगा। और नीचे का निकाल लो, V कितना होता है, अभी निकालना सिखा चुका हूं, गोला मार के डिस्टेंस निकालो, वो उसका स्पीड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर तक। और पर सेकंड निकाल रहे हो मतलब 1 को लिखना नहीं पड़ेगा अपने को,
समझ में आया कि नहीं है? तो म्यू इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला आएगा सी अपॉन वी, जहां पर सी क्या बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। सी इज इक्वल टू कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? लेकिन व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑफ one medium with respect to another medium, with respect to another medium, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, then it is called relative refractive index, relative refractive index। अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या निकालेंगे? वैक्यूम के कंपैरिजन में फर्स्ट मीडियम का, तो क्या आएगा मान के चलते हैं μ1 इज इक्वल टू सी अपॉन v1। वैक्यूम के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम का, तो क्या आएगा μ2 इज इक्वल टू सी अपॉन v2। फिर हम क्या निकालेंगे? पहले मीडियम का दूसरे मीडियम में, तो μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2। तो c और c, तो μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू कितना आ गया? v2 अपॉन, उल्टा आता है, याद रखना। इस फॉर्मूला से अपोजिट हो जाता है ना, इसीलिए मैंने इसको निकाला। क्लियर है कि नहीं है? अगर हमको एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में निकालना है तो पहले मीडियम का किसका रेस्पेक्ट निकालेंगे? वैक्यूम, मतलब ये निकाल लेंगे पहले, फिर दूसरे मीडियम का भी किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? वैक्यूम। दोनों का जो आंसर आएगा दोनों को डिवाइड करेंगे, तब हमारा क्या आएगा? पहले मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में। और उल्टा अगर बोल दूं तो क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन। क्लियर है कि नहीं? फार्मूला दोनों का चेंज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट मीडियम का सेकंड के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं तो ये आंसर, और सेकंड मीडियम का फर्स्ट के कंपैरिजन में निकालेंगे तो ये आंसर। इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं 1 μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, और इसको लिखते हैं 2 μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन। पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, और दूसरे मीडियम का पहले मीडियम, उल्टा बोलते हैं। दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के कंपैरिजन में, और पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ये याद रखना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? कट जाएगा। v1 v1 खत्म, v2 v2 खत्म, तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 करेंगे तो क्या बचेगा? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये कल का होमवर्क है, कल घर से पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट। ठीक, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। डिस्टेंस दोनों तरफ से कैलकुलेट करके डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? वैक्यूम। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। लेकिन एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में निकाला जाए तो क्या बोलते हैं? रिलेटिव। ठीक, क्लियर? चलो नोट करो इतना को, आज का क्लास खत्म।